नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि मेरे चैनल पर बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित का कोर्स एक बार पूरा पढ़ाया जा चुका है, लेकिन बार बार आप लोगों के कमेंट करने की वजह से मेरे चैनल पर पुनः सेकंड सेमेस्टर मैथ का क्लास शुरू हो गया है। तो सेकंड सेमेस्टर मैथ की ये मेरी तीसरी क्लास है। तो जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को हर चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह सारे क्वेश्चंस मैं हल करवाऊंगा, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो लोग मेरे इससे पहले वाले वीडियो ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से मेरे वो वीडियोज भी देख सकते हैं। और साथ ही यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त का अर्थ और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां आप लोगों को बताई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महत्तम समापवर्तक का अर्थ और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले महत्तम समापवर्तक का अर्थ। तो देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी कि लासा और मासा में यही अंतर होता है। जिन संख्याओं का मासा हम ज्ञात करते हैं तो मासा क्या होता है, वो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। और जब लासा निकालते हैं तो जो लासा होता है वो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सम अपवर्तक किसे कहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि समापवर्तक क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या एक ले लेते हैं, जैसे 36। तो 36 के अपवर्तक सबसे पहले हम लिखते हैं। तो देखिए, 36 के अपवर्तक क्या होंगे, 36 के अपवर्तक। तो देखिए, 36 के अपवर्तक सबसे पहले हम अलग ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो है लासा और मासा निकालना तो आसान होता है, लेकिन कोई अगर बड़ी संख्या आ जाती है और कहा जाता है कि ये बताइए कि ये किन किन संख्याओं से कट सकता है। तो देखिए, किन किन संख्याओं से कट सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमको उसके अपवर्तक ज्ञात करना है। या तो यही जो है क्वेश्चन आ जाता है कि 36 के या कोई दूसरी संख्या दी गई कि इसके अपवर्तक ज्ञात कीजिए, तभी आपको वही लिखना है, यानी कि वो किन किन संख्याओं से कट सकता है। अगर अपवर्त कहा जाए तो अपवर्त में समझ लीजिए कि जो संख्या दी गई है उसकी टेबल लिखना है। यानी कि जो है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 इस तरीके से लगातार उससे जो है गुणा करते जाना है, और इस प्रकार से उस संख्या के अपवर्त हो जाएंगे। लेकिन जब अपवर्तक की बात की जाए तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को जो है देखना है कि वो संख्या किस किस संख्या से कट सकती है। तो यहाँ पर देखिए, 36 के अपवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, 36 किन किन संख्याओं से कट सकता है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमको एक ऐसी टेक्निक ज्ञात करनी है जिससे जो है हमारा कोई अंक छूटे भी ना, यानी कि किन किन संख्याओं से 36 कट सकता है वो संख्याएं छूटे भी ना, और बहुत ही आसानी से हम इसके सारे अपवर्तक भी ज्ञात कर लें। तो देखिए, हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए 36 है, तो 36 के अपवर्तक देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1 गुणे 36 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 36 का एक भी अपवर्तक होता है और 36 भी अपवर्तक होता है। यानी कि जो है कोई भी संख्या होती है वो एक और स्वयं से वो संख्या कट जाती है। तो यानी कि जो संख्या दी गई है एक, और वो खुद वो संख्या जो होती है वो सभी का अपवर्तक होती है। तो देखिए, ये 1 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, क्या ये 2 से ये संख्या कट सकती है। तो देखिए, 2 से भी संख्या कट सकती है क्योंकि ये सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 दूना 36 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 2 से भी कट जाएगा। अब देखिए, क्या ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 3 से भी कट जाएगा। तो देखिए, 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो देखिए, यहाँ पर हम एक इधर से चेक कर रहे हैं,
यानी कि हमको एक एक जो है इधर भी गुणनखंड मिल रहा है, यानी कि एक एक अपवर्त इधर भी मिल रहा है, और साथ में हमारे दूसरे अपवर्तक भी पता होते जा रहे हैं। यानी कि लास्ट में हम क्या करेंगे कि इनको इस क्रम में, यानी कि ऐसे इस क्रम में इनको जो है लिख लेंगे और सारे अपवर्तक हमको पता हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 से कट रहा और 36 से कट रहा, फिर 2 से कट रहा, 18 से कट रहा और 3 से कट रहा है और 12 से भी कट रही है संख्या। तो इस प्रकार से देखिए ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब देखेंगे क्या 4 से कट रहा है, तो देखिए 9 चौक 36 होता है, यानी कि जो है 4 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और उसके बाद फिर देखेंगे क्या 5 से कटेगा, तो देखिए 5 से ये नहीं कटेगा। फिर देखिए 6 से, तो 6 छाक 36, यानी कि 6 से संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर संख्याएं देखिए घट रही हैं और इधर संख्याएं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद अब हम 7 लेंगे और यहाँ पर भी देखिए 6 के बाद 5 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए अब 9 के बाद देखिए 6 आया, यानी कि 6 से कम ही कोई संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए 6 के बाद जो है छोटी संख्या 5 आएगी, तो 7 पछे 35, यानी कि इसके समथिंग संख्या हो जाएगी इसके बराबर। यानी कि 35 जो है 7 से काटेंगे तो 7 पछे 35 आ रहा, तो यानी कि अब जो है ये संख्या नहीं कट रही और इसके आगे अब हम चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जो है बढ़ते क्रम में 6 तक पहुँच चुके हैं और घटते क्रम में जो है 6 तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर अगर इसका घटता क्रम देखें तो यहाँ पर इसका 5 का नंबर है और यहाँ पर देखिए 7 का नंबर है, तो 7 पछी 35, यानी कि हम पूरी संख्याओं से समझ लीजिए चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पर जिस रूप में बताए हैं इसी रूप में जो है कामा लगा करके लिख लीजिए, तो 36 के सारे अपवर्तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला अपवर्तक हो जाएगा 1, और फिर 2 हो जाएगा, फिर देखिए 3 हो जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा, और फिर देखिए 6 हो जाएगा, और फिर देखिए 6 देखिए डबल बार है ये। तो देखिए ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 2 बार है, तो ये नहीं कि यहाँ पर 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि अपवर्तक में आपकी संख्या 1 बार ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए 6 को क्या करेंगे 1 बार लिख लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए 9 है तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 12 है 12 लिख लेंगे, और उसके बाद फिर 18 है तो 18 लिख लेंगे, और फिर 36 है तो 36 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 36 के सभी अपवर्तक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए मान लीजिए अब कोई दूसरी संख्या भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए 54। तो देखिए 54 के अपवर्तक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सेम इसी प्रकार से आप लोगों को 54 के अपवर्तक भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर इधर रफ कार्य कर लेते हैं। देखिए ये आपको रफ कार्य में आएगा, क्योंकि देखिए ये रफ कार्य इधर साइड में देखिए कभी भी आपको सवाल दिए जाएंगे गणित में, चाहे वो पेपर में हो और चाहे कोई कंपटीशन में हो, तो वहाँ पर गणित को सॉल्व करने के लिए आपको रफ कार्य जरूर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए रफ के लिए मान लीजिए आपको कोई पेज दिया जाएगा तो वहाँ पर आप रफ कर सकते हैं, या कॉपी पर ही वहाँ पर आप साइड में रफ कार्य इस तरीके से लिख करके कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अपवर्तक लिखने में इस टाइप से आपको नहीं करना है। अगर कर भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से आप रफ में करेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर सिर्फ आप अपवर्तक लिख दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से करने का मतलब है कि आपसे गलती होने के कोई चांसेज नहीं रहेंगे, यानी कि सारे के सारे अपवर्तक आप एक क्रम से लिख देंगे और आपको कहीं से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई अपवर्तक छूटा तो नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए अब 54 के अपवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 54 और फिर जो है 1 से तो कटेगा ही, और फिर यहाँ पर देखिए 54 से कटेगा, यानी कि ये स्वयं से, और 1 से तो संख्या कटेगी ही। और उसके बाद फिर देखिए ये 2 से भी कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से अब इसको भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या 3 से कटेगा, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 अवठे 24, यानी कि ये 3 से भी कटेगा। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 अवठे 24, यानी कि 18 3 54 होता है। तो देखिए ये 3 से भी कटेगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या 4 से कटेगा, तो देखिए 4 से ये संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 4 एकम 4 और फिर 14 बच रहा है, 14 जो है वो 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 से देखेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद फिर देखेंगे 6 से, तो देखिए 6 नवाई 54, यानी कि 6 से कट रहा है। देखिए 6 नवाई
54, तो यहाँ पर देखिए 6 से कट रहा है और 9 से भी ये संख्या कटेगी। और उसके बाद फिर देखिए 7 से चेक करेंगे तो देखेंगे क्या 7 से संख्या कट रही है, तो देखिए 7 से नहीं कट रही है। तो यहाँ पर देखिए जो है अब यहीं से चेक करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में क्या आया, 7 आया और घटते क्रम में देखिए 8 आया। तो यहाँ पर 7 है 56, यानी कि 54 से ज़्यादा संख्या हो रही है, यानी कि यहीं पर हम चेक करना बंद कर देंगे। यानी कि ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हम इसको चेक कहाँ तक करें, यानी कि ये नहीं कि आप चेक करते चले जाइए तो आपका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक इसको चेक करें। तो यहाँ पर देखिए आप जो है इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 तक पहुँचे जैसे, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 6 के बाद आया नंबर 7 का, और इधर देखिए 9 के बाद आया देखिए सॉरी यहाँ पर 9 से कम संख्या, यानी कि यहाँ पर घटता हुआ क्रम चल रहा, तो 9 के बाद जो है 8 आया और यहाँ पर 7। तो देखिए 7 है 56, यानी कि जो है 54 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब हम यहीं पर जो है रुक जाएंगे और आगे चेक नहीं करेंगे। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम जो है इस रूप में, यानी कि इनको इस तरीके से ऐसे जो है लिख लेंगे, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, 54 के अपवर्तक हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 फिर 2 और फिर 3 और फिर देखिए 6 है और फिर 9 है और फिर 18 है और फिर 27 है और फिर 54 है। तो इस प्रकार से 36 और 54 के अपवर्तक पता हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम 36 और 54 के अपवर्तकों में से देखेंगे कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा और उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही क्या होगा, वही जो है महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे समापवर्तक कौन कौन से हैं। तो देखिए हम अलग लिख लेते हैं समापवर्तक। तो देखिए यहाँ पर समापवर्तक लिखेंगे तो देखिए 1 है, यानी कि 1 सब में मिल रहा है, फिर 2 भी देखिए मिल रहा है, फिर 3 भी मिल रहा है, और फिर देखिए 4 नहीं मिल रहा है, और फिर देखिए 6 भी मिल रहा है, और फिर देखिए 9 भी मिल रहा है, और उसके बाद फिर देखिए 12 नहीं मिल रहा, 18 भी मिल रहा है, और उसके बाद फिर देखिए 36 नहीं मिल रहा है। और फिर देखिए इनकी लिमिट होती है, यानी कि अपवर्तक निश्चित होते हैं कि उतने ही अपवर्तक हो सकते हैं। देखिए जो अपवर्त्य होते हैं उनकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो अपवर्तक होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, इसलिए यहाँ पर अपवर्तक सिर्फ इतने ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 और 54 में अगर समापवर्तक देखे जाएं तो सिर्फ इतने ही हो सकते हैं, इससे जो है अधिक समापवर्तक नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें हम मासा की, यानी कि महत्तम समापवर्तक की, तो देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, सबसे बड़ा अपवर्तक है 18। तो 18 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है किसी भी संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप लोग विशेष रूप से समझ लेना, क्योंकि इससे टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अगर एक भी संख्या छूट गई तो यहाँ पर आप लोग बता नहीं पाओगे कि कितने इसके जो है अपवर्तक होंगे, यानी कि यहाँ पर अपवर्तकों की संख्या भी पूछ ली जाती है कि कितने अपवर्तक होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है एक और वो स्वयं संख्या भी शामिल रहती है, यानी कि अगर आप अपवर्तकों की जो है संख्या जो है देखेंगे, यानी कि कितने अपवर्तक होंगे, तो यहाँ पर आपको अपवर्तकों की संख्या भी लिखनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर अपवर्तकों की संख्या देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर 36 के अपवर्तक कितने होंगे, 9 होंगे। और यहाँ पर अगर 54 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखिए 54 के अपवर्तक कितने होंगे, तो 8 होंगे। तो इस प्रकार से जो है अपवर्तक ज्ञात किए जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए समापवर्तक आप लोग समझ ही गए होंगे। और उसके बाद फिर देखिए इसमें जो सबसे बड़ा होता है अपवर्तक वही जो है वो क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। देखिए दोनों में है भी, यहाँ पर कॉमन भी है देखिए, और जो सबसे बड़ा है वही क्या होगा, मासा होगा। तो देखिए अब बात करते हैं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए आप लोग जो है लाशा यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां पढ़ चुके हो। तो जितनी विधियां लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की होती हैं
उतनी ही विधियां महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी होती हैं। तो देखिए मासा ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो पहली है देखिए गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है बात करेंगे कि गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करें। तो देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही उन संख्याओं का क्या हो जाता है, महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो देखिए हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई संख्याएं ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 8 है और 12 है और मान लीजिए कोई संख्या है 28 ले लीजिए। का माशा ज्ञात कीजिए, का माशा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये संख्याएं दी गई हैं और इनका हमको माशा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 8 किन किन संख्याओं से कटता है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 8 सबसे पहले 1 से कटता है, फिर देखिए 2 से कटता है और फिर देखिए 4 से कटता है और फिर 8 से कटता है, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा ये 2 और 4 से भी कटता है। उसके बाद फिर देखिए 12 के इसी तरीके से गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि ये किन किन संख्याओं से कटता है। कुल मिलाकर के हमको समझ लीजिए जैसे यहाँ पर अपवर्तक बताए हैं उसी प्रकार से अपवर्तक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 किन किन संख्याओं से कटता है। तो देखिए 12 1 से कटेगा और उसके बाद फिर देखिए 2 से कटेगा और फिर 3 से भी कटेगा, 3 चौक 12 और फिर 4 से भी कटेगा और फिर देखिए 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और फिर देखिए 12 से कटेगा। तो इस प्रकार से ये 12 के अपवर्तक हो जाएंगे। और फिर देखिए 28 किन किन संख्याओं से कटेगा। तो देखिए 1 से कटेगा और फिर देखिए 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और फिर देखिए 7 से भी कटेगा, 7 चौक 28 और उसके बाद फिर देखिए 14 दूना 28 यानी कि 14 से भी कटेगा और फिर 28 एकम 28 यानी कि 28 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से जो है ये 8 और 8, 12 और 28 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब देखिए अगर हमको इनका माशा ज्ञात करना है तो देखिए माशा में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है समापवर्तक तो बहुत है, यानी कि जो इसमें अपवर्तक हैं वो कई ऐसे अपवर्तक हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं, दोनों या तीनों में। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है तो तीनों में कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों में उभयनिष्ठ हैं, यानी कि इनमें है, लेकिन जो है 4 एक ऐसा जो है अपवर्तक है जो सबसे बड़ा है और इन सब में जो है भी। तो यहाँ पर देखिए यही 4 जो है वो क्या हो जाएगा, माशा हो जाएगा। तो यहाँ पर माशा में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर सम अपवर्तक की बात की जाए तो देखिए सम अपवर्तक में 1 भी है, 2 भी है और फिर देखिए 2 के अलावा फिर 4 है। तो यहाँ पर देखिए हम माशा में क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है और उभयनिष्ठ होता है तो उसी को जो है क्या करते हैं, उसी को जो है माशा लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर माशा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक जो है 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक विधि हम बता चुके हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, अपवर्तक लिखेंगे, यानी कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके अपवर्तक लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सम अपवर्तक। देखिए अपवर्तक और सम अपवर्तक में अंतर है, आप लोगों को बता ही चुके हैं पहले। अपवर्तक देखिए एक संख्या के इस प्रकार से जो लिखते हैं वो अपवर्तक हो जाते हैं और फिर जो सम अपवर्तक होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो सभी में उभयनिष्ठ हो यानी कि सभी में हो वो क्या होते हैं, वो सम अपवर्तक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दी गई संख्याओं के अपवर्तक लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है उसमें देखेंगे कि सम अपवर्तक कौन से हैं, उन सम अपवर्तकों को लिखेंगे और उसके बाद जो उसमें सबसे बड़ा जो है अपवर्तक होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा सम अपवर्तक होगा, यानी कि जो तीनों में उपस्थित हो, 3 संख्याएं दी गई हैं तो तीनों संख्याओं में उपस्थित हो और सबसे बड़ा अपवर्तक हो, तो वही क्या हो जाता है, माशा हो जाता है। और देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या दूसरी ले लीजिए और जो है उनके अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है माशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए
जैसे 108 है, 144 है, और मान लीजिए 180 है। मान लीजिए 3 संख्याएं ले लीजिए, और इन 3 संख्याओं का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, माशा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको इस रूप में सबसे पहले लिख लेंगे, 108, और फिर देखिए 144, और फिर यहाँ पर देखिए 180। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 108 है ये सबसे छोटी किस संख्या से कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या 2 से कट सकता है, क्योंकि ये सम संख्या है ये, तो इसलिए 2 से कटेगा। तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, और उसके बाद 2 चौको 8 हो जाएगा। अब देखेंगे 54 किस संख्या से कट रहा है सबसे छोटी। तो देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 2 से कट रहा, तो देखिए विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। फिर देखिए 3 से इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 9 27, और फिर देखिए यहाँ पर 9 क्या, देखिए 2 से नहीं कट रहा, और 3 से चेक करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगा। उसके बाद फिर 3 से इसको फिर काट देंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये काम हम कब तक करेंगे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे 144 किससे कट रहा, तो देखिए सम संख्या, इसलिए सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 सते 14, और उसके बाद फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए फिर ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ बचा 1, और 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर देखिए अब 2 से ये नहीं कटेगा, फिर देखिए 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, अब 180 को देखेंगे कि किन संख्याओं से कट रहा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 से कट रहा, क्योंकि ये सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, और फिर 0 है आगे, तो 0 लगा लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 90 फिर 2 से कटेगा, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। और फिर देखिए 45 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, फिर इसको 3 से चेक करेंगे, तो देखिए 3 एकम 3, और देखिए यहाँ पर तीनों पक्षी 15, 3 से कट रहा है। और फिर देखिए अभी ये 3 से और कटेगा, तीनों पक्षी 15, और उसके बाद फिर ये 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम चाहते तो 5 से डायरेक्ट काट सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से संख्या कटती, लेकिन हम इस क्रम में काटते हैं, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे पहले काटते हैं। यानी कि अगर बाद में उसको रखते हैं तो गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि जब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि मासा में क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब जो है आरोही क्रम में संख्या लिखी रहती है, तो यहाँ पर एक एक संख्या को मिलाते हुए चले जाते हैं। और जब ए जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि ए जो है बड़ी संख्या को बीच में और छोटी संख्या को बाद में, इस प्रकार से अगर लिख देते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरफ से चेक करके लिखते चलते हैं गुणनखंड, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से पहले जो है संख्याओं को काटते हैं। तो यहाँ पर 5 से ना काट करके जब ये 3 से संख्या कट रही है तो हम 3 से ही काटेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में 5 से काटेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ 5 से काटते तब भी गुणनखंड हमारे यही आते, लेकिन अगर इस तरह से काटेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहीं से हम जो है मासा नहीं निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर इनके गुणनखंड लिख लेंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर 108 है, तो 108 के देखिए गुणनखंड एक लाइन में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से देखिए लिख लिए। और उसके बाद फिर देखिए 144 के इसी तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार है, 4 बार लिख लिए। और उसके बाद फिर देखिए गुणे 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 180 के हो जाएंगे, देखिए 2 गुणे 2, और उसके बाद फिर गुणे 3 गुणे
3 गुणे 5। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो देखिए एक एक को टिक करके जो कॉमन है यानी कि जो तीनों में जो है संख्या मिल रही उसको यहाँ पर उतारते चले जाएं और लास्ट में गुणा कर दें, और वही जो है क्या हो जाएगी, जो है इन संख्याओं का मासा हो जाएगी। यानी कि जो संख्या आएगी वही संख्या क्या हो जाएगी, इन संख्याओं का मासा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दूसरा भी तरीका है, यानी कि इनका जो है क्या करें, हम जो है स्क्वायर के रूप में इन संख्याओं को लिख लें। यानी कि 108 में देखा जाए तो 108 में अगर संख्याओं का यहाँ पर जो है घात में लिखें तो यहाँ पर देखिए यानी कि पावर के रूप में लिखें तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 144 को अगर लिखें यानी यहाँ पर तो देखिए गुणनखंड को अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 180 है, 180 में देखिए 180 के कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दो बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और फिर गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे और गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है वही जो है हमारा मासा होता है और हमको मासा ही यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए मासा क्या हो जाएगा, देखिए नीचे और पेज नहीं है इसलिए जो है इसी पेज में बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे पेज में बताएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहीं पर जो है आप लोग इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मासा क्या हो जाएगा इनका, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होती है यानी कि जो सबसे छोटी पावर होती है उसको एक बार लेते हैं, और जो लासा ज्ञात करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो संख्याएं आती हैं गुणनखंड के रूप में उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है जैसे, तो 2 में देखिए सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है सबसे छोटी पावर और सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 4 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। और फिर गुणे के रूप में देखेंगे यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर देखिए 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 की पावर 2 लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए यानी कि बड़ी पावर नहीं छोटी पावर लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 5 है और ऊपर कहीं पर 5 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 इसमें देखिए सब में कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 2 बार कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 ही बार है, तो यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया और यहाँ पर 5 देखिए इनमें नहीं तो ये छूट जाएगा। तो इस प्रकार से गलती होने के चांसेज नहीं रहेंगे, यानी कि इकट्ठा अगर आप इस प्रकार से लिख लिए तो फिर गलती होने के चांसेज नहीं रहते। अगर यहीं से आप इस तरीके से करेंगे टिक करके तो हो सकता है कि कहीं से गलती हो जाए, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस रूप में करेंगे तो और अच्छी बात है, और यहाँ पर अगर जो है पावर के रूप में लिख करके करेंगे तो और अच्छी बात है, यानी कि गलती होने के कहीं पर भी कोई चांसेज नहीं रहते। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 यानी कि यहाँ पर 36 आ जाएगा और 36 से हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। सारी यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई है, आप लोग इसका सुधार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 है, 25 नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखने में गलती हो गई है, तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की जगह पर 1 कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर उत्तर में कोई संशोधन नहीं, यानी कि यहाँ पर 5 देखिए एक बार ही लिया गया है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर जो है संशोधित कर लीजिए, 5 की जगह पर 1 कर लीजिए। तो देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से मासा निकालना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करें। तो देखिए भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसमें जब मान लीजिए 2 संख्याएं दी हुई हों तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। इसके बाद जो शेष बचता है उसे अगली क्रिया के लिए भाजक तथा पहली क्रिया के भाजक को भाज्य बनाकर भाग करते हैं। फिर जो शेष बचता है वह अगली क्रिया के लिए फिर भाजक तथा पहला भाजक फिर भाज्य बन जाता है। यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता। अंतिम भाजक ही क्या होता है, मासा होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट में भाजक बनता है वही क्या होता है, उन संख्याओं का मासा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम एग्जाम्पल के सहायता से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए 124 संख्या है और एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 305
5 है। तो इन संख्याओं का मान लीजिए भाग विधि से हमको मासा ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। तो देखिए छोटी संख्या क्या है, 124 है। तो 124 से क्या करेंगे, बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 124 से जो है 305 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए 2 बार जाएगा। यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे तो देखिए 2 चौक को 8 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। यहाँ पर 15, 15 में से 8 गया तो यहाँ पर 7 बचा, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 बचा, और 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पर देखिए 57 बच रहा। अब क्या करेंगे, देखिए इस 57 से फिर जो है 124 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 124 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो शेष बचता है उसको पुनः जो है जो यहाँ पर भाजक होता है उससे जो है सारी उसको जो है भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 57 से इस भाजक को जो है भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 2 बार। देखिए 2 से जो है गुणा करेंगे इसका, तो 2 सत्ते 14, 14 का 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 10 से पुनः जो है यही काम करेंगे, यानी कि 10 से जो है 57 का भाग करेंगे। तो देखिए ये प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे, जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए, यानी कि शेष हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शेष में कुछ बचना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से जो है 10 से भाग करेंगे तो देखिए 10 बचे 50 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 7 बचेगा, और फिर 7 से जो है 10 को भाग करेंगे तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 3, अब 3 से क्या करेंगे, 7 को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, अब 1 से जो है 3 का भाग करेंगे तो देखिए 1 तिहाई 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का मासा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट में भाजक संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर जो भागफल आता है उसको हम उत्तर नहीं लिखते हैं, क्योंकि अन्य किसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, जो भागफल होता है वही जो है उत्तर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भागफल उत्तर नहीं होता, यहाँ पर जो भाजक संख्या होती है वही जो है क्या होती है, मासा होती है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन संख्याओं का यानी कि 124 और 305 का मासा क्या हो जाएगा, तो देखिए इनका मासा हो जाएगा 1। अब देखिए ये तो हो गया आप लोगों की दो संख्याओं का मासा हम कैसे भाग विधि से ज्ञात करें। लेकिन अब यहाँ पर जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में है, ये चैप्टर है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। तो यहाँ पर हम 3 संख्याएं लेकर के आप लोगों को लासा और मासा कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो देखिए आप लोग मासा जो है यहाँ पर सीख रहे हो और लासा सीख चुके हो, तो यहाँ पर हम मासा आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए जब दी गई संख्याएं 3 है तो इस विधि में सबसे पहले किन्हीं 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं, फिर इस मासा की संख्या व तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। जो मासा अंत में प्राप्त होता है वही क्या होता है, तीनों संख्याओं का मासा होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं, कोई 3 संख्याएं ले लीजिए, जैसे 45 है मान लीजिए, और 85 है, और मान लीजिए 115 है। तो इनका मान लीजिए हमको क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो देखिए इनका मासा कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। देखिए सबसे छोटी से हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 45 है, और फिर 45 के बाद देखिए क्या है, 85। तो यानी कि छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या का भाग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 से 85 का भाग कर देंगे। तो देखिए 45 दूना 90 होता है, यानी कि 2 बार जाएगा नहीं तो 1 बार ले जाएंगे। तो 45 से कम 45 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर बचा 4, यानी कि 40 बचा। अब क्या करेंगे, 40 से फिर इसको भाग देंगे 45 को। तो यहाँ पर देखिए 40 से कम 40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए क्या बचा, शेष 5 बचा। अब जब 5 बचा तो देखिए अब फिर पुनः वही काम करेंगे, यानी कि इससे पहले वाले जो भाजक है उसको भाग देंगे 5 से। तो यहाँ पर देखिए 40 को भाग देंगे 5 से, तो 5 8
40 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ से देखा जाए तो 45 और 85 का मासा हमको पता हो गया, मासा कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारा सवाल पूरा नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे पास एक संख्या शेष है 115। तो यहाँ पर हम जो है 5 को फिर जो है चेक करेंगे कि क्या 5 से 115 भी कट रहा है। जब 5 से 115 भी कट जाए तो समझ लीजिए कि 5 ही हमारा अभीष्ट मासा हो जाएगा। और अगर 5 से ना कटे, किसी अन्य संख्या से कटे, तो फिर मासा आपका वो संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 से हम इसको चेक करेंगे, हालांकि आपको देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से कटेगा निश्चित रूप से, लेकिन हमको यहाँ पर सवाल करके दिखाना है, इसलिए इसको करना जरूरी है। तो देखिए 115 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना, देखिए 1। तो यहाँ पर देखिए 1 उतार लेंगे और ऊपर से 5 उतारेंगे, और फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इन तीनों संख्याओं का मासा क्या आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे हम क्या लिख देंगे, मासा बराबर 5, और यही हमारा जो है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए 3 के बजाय 4 संख्याएं दे दी जाएं, तो आप 4 संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जैसे हम 2 संख्याओं का ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से 3 संख्याओं का ज्ञात करेंगे, और उसी प्रकार से 4 संख्याओं का भी ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 संख्याओं का एक उदाहरण लेकर के आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप सवालों के टाइप सीखिए, यानी कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बुक का जरूरी नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाए। जब तक आप जो है खुद लगाना नहीं सीखोगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। यानी कि आपका ये नहीं कि आपको पूरी किताब सॉल्व करवा दी जाए तो आपको गणित आ जाएगी, ये जरूरी नहीं। आपको अगर अच्छे से एक सवाल समझ में आ जाए तो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो आप लोग वो टाइप सीखिए। और अगर हर टाइप का एक क्वेश्चन अगर आप लगाना सीख गए अच्छे से, तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लासा कितनी विधियों से ज्ञात किया जाता है वो आप लोग जो है ज्ञात कर चुके हो, जान चुके हो। और फिर अब मासा भी जान चुके हो कितनी विधियों से ज्ञात किया जाता है और कैसे ज्ञात किया जा सकता है। 2 संख्याओं का कैसे ज्ञात करें, 3 संख्याओं का। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 संख्याओं का भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम 4 संख्याएं ले लेते हैं और 4 संख्याओं का आप लोगों को मासा ज्ञात करके बताते हैं। तो देखिए 4 संख्याएं कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 35 है पहली संख्या, और देखिए 85 है, और 105 ले लीजिए, और मान लीजिए एक संख्या कोई ले लीजिए जैसे 225 है। इनका मान लीजिए हमको क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। और देखिए किस विधि से, भाग विधि से। तो यहाँ पर देखिए भाग विधि से इनका मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 35 सबसे छोटी संख्या है, और फिर उससे बड़ी क्या है, 85 है। तो 35 को सबसे पहले 35 से जो है 85 को भाग करेंगे, यानी कि 35 से बड़ी संख्या क्या है, 85 है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ पर 35 दुगना कितना होता है, 70 होता है। तो यहाँ पर 35 दुगना 70 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। और फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 15 से फिर इसको भाग करेंगे। तो देखिए 15 दुगना 30 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 5 शेष बचा। अब यहाँ पर देखिए 5 से इसको भाग करेंगे, यानी कि इस वाले भाजक को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 35 और 85 का मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये मासा आया है इससे फिर चेक करेंगे क्या तीसरी संख्या भी कट रही। तो देखिए जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि कट रही है, लेकिन तब भी हम इसको यहाँ पर जो है करके दिखाना, इसलिए आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 से इसको काटेंगे फिर। तो यहाँ पर देखिए 105 है, और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 ऊपर से उतार लेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, और पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और फिर इस प्रकार से देखिए इन तीनों संख्याओं का मासा हमारा क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। अभी एक संख्या और बाकी है, उसको भी जो है भाग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर 5 से अब भाग करेंगे 225 का। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 शेष बचा, और जो है यहाँ पर ऊपर से 5 उतारेंगे और पचहम 25 हो जाएगा, और पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा माशा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 5 से सारी संख्याएं कैंसिल हो रही है, इसका मतलब माशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग चाहे 2 संख्याएं दी जाएं, चाहे 3 संख्याएं दी जाएं, चाहे 4 दी जाएं, चाहे 5 दी जाएं, चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाएं, आप लोग इसी प्रकार से जो है उनका माशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अब हम और आगे बढ़ते हैं कि और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लाशा और माशा की सारी विधियां सीख ही चुके हो। अब देखिए लाशा और माशा से संबंधित कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो टाइप भी आप लोगों को बताए दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो अगला टाइप है, देखिए इसमें एक टाइप से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल दिया होता है, और लासा या मासा में से कोई एक जो है दिया होता है, या तो लासा और या तो मासा, और फिर जो है लासा या मासा में से एक जो है ज्ञात करना रहता है। तो इस प्रकार से जो है कई टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो देखिए उन क्वेश्चनों को कैसे हम हल करेंगे, तो उसके लिए देखिए एक मूल फार्मूला होता है, और उसी मूल फार्मूले के द्वारा जो है सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यानी कि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी एक फार्मूले से हो जाएंगे, यानी कि उसी को पक्षांतर कर करके इधर उधर से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो देखिए वो मूल फार्मूला क्या है। तो देखिए मूल फार्मूला है उसका माशा गुणे लाशा, माशा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए ये है मूल फार्मूला। तो देखिए ये मूल फार्मूला है, और इसी के द्वारा जो है हम उन सारे क्वेश्चन को करते हैं जो इस टाइप से आते हैं। यानी कि माशा और लाशा दिया रहता है, और एक संख्या दी हुई होती है, दूसरी संख्या हमको निकालनी रहती है, और या तो माशा और लाशा दिया रहता है और दूसरी संख्या जो है दी हुई होती है, तो हमको पहली संख्या निकालनी रहती है, या तो ये दोनों संख्याएं दी हुई होती हैं, लाशा दिया होता है तो माशा निकालना रहता है, और या तो फिर माशा दिया रहता है और पहली संख्या दी हुई होती है, दूसरी संख्या दी हुई तो लाशा निकालना रहता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो है 3 जो है चीज़ें दी रहती हैं, और आपको चौथी चीज़ ज्ञात करनी रहती है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं कहीं पर जो है किसी किसी सवालों में लाशा और माशा का गुणनफल दिया रहता है, तो इसकी पूरे की जगह पर वो संख्या लिख दी जाती है। और यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर कोई कोई सवाल में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया रहता है, तो यहाँ पर इस पूरे की जगह पर वो संख्या लिख दी जाती है। तो इस प्रकार से देखिए ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इसी फार्मूले की सहायता से क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हल करके बताते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है। यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 16 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 16 है। यदि इन दोनों संख्याओं का माशा 3 है, माशा देखिए क्या दिया हुआ है, माशा 3 है, तो लाशा ज्ञात कीजिए। तो लाशा ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर लाशा हमको निकालना है, लाशा निकालना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यही मूल फार्मूला हम लगा देंगे, माशा गुणे लाशा, माशा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए माशा कितना है, माशा यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ, 3 निकाल जो है लिख लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए लाशा दिया नहीं है तो लाशा को ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल
दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की जगह पर यानी कि इनके जो है गुणनफल की जगह पर जो है हम 16 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए लासा हमको निकालना है, तो लासा को हम इधर ही रखेंगे। और फिर देखिए इसके गुणे में क्या है, 3 है, तो 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए पक्षांतर करने पर क्या होता है, जो संख्या इधर प्लस में होती है उधर जाती है माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाती है, गुणे में हो तो भाग में हो जाती है, और भाग में हो तो गुणे में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 लासा के साथ में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर देखिए 16/3 हो जाएगा, और यही जो है क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए संख्या कटेगी नहीं। तो इस प्रकार से 16/3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर जो है 216 होना चाहिए संख्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाशा हमारा पूरा पूरा आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक संख्या छूट गई, यहाँ पर 216 था, तो यहाँ पर आप लोग 216 कर लीजिए। यानी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल था वो कितना था, 216 था। तो यहाँ पर जब 216 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी जगह पर संशोधन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इसको जो है भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 सते 21 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कितना बचा, 6 बचा, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 72 इसका लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आंसर आएगा, 72 आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है संख्या क्या थी, 216 थी। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, और मासा कितना है, 3 है, और लासा जो है निकालना था। तो इस प्रकार से जो है फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद फिर देखिए 3 यहाँ पर गुणे के रूप में है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो इस प्रकार से कट करके हमारा कितना आएगा, 72 आएगा। यानी कि यहाँ पर लासा जो है वो पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर 16/3 आ रहा था, तब हम ध्यान दिए, यहाँ पर देखिए संख्या क्या थी, 216 थी। तो देखिए अब आगे हम बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करें। तो देखिए दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं और इनका हमको क्या करना है, मासा निकालना है। तो देखिए ये दशमलव में संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले दशमलव के बाद जो है अंकों को समान कर लेते हैं, और उसके बाद फिर देखिए पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है और यहाँ पर दो संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे दशमलव, दशमलव के बाद अंक समान करने पर, अंक समान करने पर, दशमलव के बाद अंक समान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.6 है। तो यहाँ पर देखिए इधर जो है 2 अंक हैं और यहाँ पर देखिए एक ही अंक है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक कर लेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 0.24 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर पूर्ण संख्याएं ली जाएं तो पूर्ण संख्याएं देखिए क्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे पूर्ण संख्याएं, या पूर्ण संख्या बराबर क्या होंगी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी 160, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यहाँ पर 24 और 160 का हम मासा ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है। तो 24 से जो है 160 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए ये जाएगा 6 बार। यहाँ पर देखिए 6 बार ले जा करके देखते हैं। 6 चौक 24, 24 का 4 हो जाएगा। और फिर देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, और 12 2 14। तो यहाँ पर देखिए 14 हो जाएगा। अब जो है इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 5, तो यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए बचा नीचे 16। अब क्या करेंगे, 16 से जो है इसको भाग देंगे 24 को। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे, 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 8 बचेगा। और फिर 8 से फिर 16 को भाग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। और फिर इस प्रकार से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका देखिए इन संख्याओं का, यानी कि जो 160 है और 24 का, इनका जो है मासा क्या आया। तो यहाँ पर देखिए इनका मासा हम लिख लेंगे, मासा बराबर कितना आया,
देखिए 8। लेकिन अब हमको इन संख्याओं का मासा नहीं ज्ञात करना था, हमको तो दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखिए हम जो है अंक समान किए थे दशमलव के बाद। देखिए दशमलव के बाद कितने कितने अंक थे, 2 अंक थे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद यानी कि दाहिनी तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही अंक है, तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट मासा क्या हो जाएगा, अभीष्ट मासा बराबर देखिए यहाँ पर 8 लिखेंगे और इसके जो है बाईं तरफ एक जीरो लगा देंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद फिर जो है यही संख्या क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है 8 के बाद यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएंगे यानी कि 8 से पहले पॉइंट लगा करके और 8 के बाद जीरो लगाएंगे तो उस जीरो की गणना नहीं होगी, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती है जब तक कि जीरो के बाद कोई संख्या ना हो। अगर किसी संख्या के बाद में चाहे जितने जीरो लगा दिए जाएं उसकी जो है वैल्यू नहीं रहती है, और दशमलव के बाद ये जीरो लगा है और उसके बाद कोई संख्या आ रही तो उसकी वैल्यू रहती है। तो इस प्रकार से अगर हमको जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पर देखिए 8 से पहले जो है जीरो लिखेंगे तब दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का बहुत ही आसानी से मासा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों को अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हल करवाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।